गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की प्रकृति तथा विशेषता। अभिप्रेरणा हमारे जीवन में हर जगह ज़रूरी होती है। मोटिवेट करता रहना, हमें खुद को मोटिवेट करना या दूसरों को मोटिवेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी काम के लिए। अब यहाँ सबसे पहला पॉइंट मैंने लेना चाह रहे हैं, अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा में प्रबंध में अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। व्यक्तियों से कार्य कराने के लिए उन्हें सदैव निरंतर अभिप्रेरित करना ही पड़ता है। तो अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिसका अनएंडिंग प्रोसेस होता है, जिसका एंड नहीं होता। मोटिवेट करते रहेंगे तो काम में उसकी रुचि बढ़ती रहेगी, कार्य में, और उसके कार्य में, व्यक्ति के कार्य करने में सदैव एवं निरंतर अभिप्रेरित करता ही रहना पड़ता है। दूसरा है गतिशील और जटिल प्रक्रिया। अभिप्रेरणा एक गतिशील एवं जटिल प्रक्रिया है। इसका कारण यह है कि यह प्रक्रिया मानव व्यवहार से संबंधित है, जो स्वयं अत्यंत गतिशील एवं जटिल है। मानव व्यवहार निरंतर परिवर्तनशील होता है, तो इसलिए इसको गतिशील और जटिल प्रक्रिया कहते हैं। तीसरा है अभिप्रेरणा एक निश्चित विधि है। अभिप्रेरणा को एक निश्चित विधि माना है और लिखा है कि अभिप्रेरणा विधि है जो प्रेरणाओं, उद्गमों, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रयत्नों या आकांक्षाओं के माध्यम से मानव व्यवहार को ऊर्जा विनीत एवं निर्देशित किया जाता है। चौथा पॉइंट है अभिप्रेरणा की धारणा और मनोवैज्ञानिक। यह भी मत है कि अभिप्रेरणा की धारणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है, जिसके द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क में कार्य के प्रति नई धारणा उत्पन्न की जाती है। तो अभिप्रेरणा की जो धारणा है मनोवैज्ञानिक है। पांचवा पॉइंट है अभिप्रेरणा आंतरिक अनुभूति है। अभिप्रेरणा आंतरिक अनुभूति है। अभिप्रेरणा मानव के अंतःकरण की अनुभूति या आंतरिक अनुभूति है। यह अनुभूति मानव की इच्छा शक्ति, मनोवेग एवं आंतरिक ऊर्जा की जागृत करती है, जिससे वह मानव को एक विशेष कार्य को करने या नहीं करने हेतु प्रेरित किया जाता है। अभिप्रेरणा आंतरिक अनुभूति है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रणालीबद्ध प्रक्रिया। अभिप्रेरणा एक प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है। यह प्रणाली आंतरिक बाह्य शक्तियों से प्रभावित एवं संचालित होती है। आंतरिक शक्तियाँ लोगों के भीतर उत्पन्न होती है, जिसे प्रेरणा शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह आंतरिक शक्तियाँ लोगों के एक विशिष्ट व्यवहार हेतु प्रेरित करती है। बाहरी शक्तियाँ लोगों के आसपास के वातावरण से उत्पन्न होती है, जो उन्हें अपने अनुकूल व्यवहार को करने हेतु आकर्षित एवं बाध्य करती है। इसलिए इन्हें आकर्षित शक्तियों के नाम से भी जाना जाता है। सातवां पॉइंट है आवश्यकता संतुष्टि की प्रक्रिया। अभिप्रेरणा लोगों की आवश्यकता की संतुष्टि की प्रक्रिया है। लोगों को असंतुष्टि की आवश्यकता उनके तनाव उत्पन्न करती है तथा उन लोगों को ऐसा आचरण करने हेतु प्रेरित करती है जिससे कि आवश्यकता की संतुष्टि हो सके। आठवां पॉइंट है ऊर्जावान प्रक्रिया। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों और कर्मचारियों को अभिप्रेरणा की एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों और कर्मचारियों के व्यवहार को इस प्रकार ऊर्जान्वित प्रोत्साहित करती है ताकि वह संस्था के उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु गंभीर प्रयास और परिश्रम करने से तत्पर हों। नौवां पॉइंट है सकारात्मक और नकारात्मक। अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही तरीकों से दी जा सकती है। जब कर्मचारी को बेहतर कार्य आचरण, व्यवहार के लिए अधिक वेतन, भत्ते, साधन, मानव सम्मान, पदोन्नति आदि प्रदान किए जाएं तो उन्हें सकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। किंतु जब कर्मचारियों के कार्य आचरण, व्यवहार में सुधार हेतु भय, दंड, प्रताड़ना आदि का सहारा लिया जाता है तो उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। 10वां पॉइंट है संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इस अवधारणा में संपूर्ण व्यक्ति की अभिप्रेरणा को ही अभिप्रेरणा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के केवल किसी एक भाग को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। अभिप्रेरणा देने में संपूर्ण व्यक्ति प्रोत्साहित और प्रेरित होता है।
11वां पॉइंट है निराशा व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं किया जाता। निराश व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं किए जा सकते। जो लोग अपनी आवश्यकताओं, भावनाओं और लालसाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति, संतुष्टि से निराश हो चुके हैं, उन्हें अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत लोग इन्हें संतुष्ट कराने की कमान रखते हैं, उन्हें ही अभिप्रेरित किया जा सकता है। कारण यह है कि असंतुष्ट आवश्यकताओं की अभिप्रेरणा करती है, मरी हुई एवं संतुष्ट आवश्यकता लोगों को बेहतर कार्य आचरण करने हेतु प्रेरित नहीं करती। 12वां पॉइंट है अभिप्रेरणा के साधन। अभिप्रेरणा की वित्तीय, गैर वित्तीय साधन है। अधिक वेतन, भत्ते, सुधार एवं आनुवंशिक लाभ आदि वित्तीय साधनों में सम्मिलित है। पदोन्नति, मानव सम्मान, प्रतिष्ठा, बेहतर कार्य वातावरण आदि गैर वित्तीय अभिप्रेरणा साधन में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है। अभिप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि अभिप्रेरणा स्वतः नहीं दी जाती, अभिप्रेरणा हस्तांतरित भी नहीं की जा सकती। अभिप्रेरणा मनुष्य की संतुष्टि के परिणामस्वरूप स्वयं उत्पन्न होती है। इस प्रकार अभिप्रेरणा एक परिणाम है, न कि कारण। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करती है तथा इसके अभाव में उनकी कार्यक्षमता विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण कार्य। अभिप्रेरणा का कार्य सर्वाधिक गतिशील और चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह किन्हीं विशिष्ट भौतिक यंत्रों, तकनीकों से पूरा नहीं किया जा सकता। ये कार्य मानव व्यवहार को समझने के उपरांत ही पूरा किया जा सकता है, किंतु मानव व्यवहार परिवर्तनशील, अतः उसे समझने से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य यह कोई नहीं हो सकता। अभिप्रेरणा स्वतः अत्यंत गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध की सफलता के कारण एवं परिणाम। अभिप्रेरणा प्रबंध की सफलता का कारण एवं परिणाम दोनों ही हैं। प्रबंध की सफलता कर्मचारी के अभिप्रेरित करने पर निर्भर करती है। सफल प्रबंध ही कर्मचारी को सही ढंग से अभिप्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अभिप्रेरणा एवं मनोबल एक नहीं है। कई बार यह भ्रम हो जाता है कि अभिप्रेरणा तथा मनोबल एक ही है और ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, किंतु ऐसा नहीं है। इन दोनों शब्दों में अंतर है। अभिप्रेरणा कार्य के प्रति प्रेरित करने की प्रक्रिया है, जबकि मनोबल कार्य करने की इच्छा उनके प्रमुख अंतर होते हैं। तो मैं